हाँ जी, कल चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 8 स्टार्ट करना है, दैट इज बजटरी कंट्रोल। बजट तो सबको पता होगा, ठीक है। सबकी फैमिलीज में भी बजट बनाया जाता है ना, अपनी इनकम को लेके बजट बनाया जाता है ना। जैसे इतने का राशन आएगा, इतने के कपड़े लेंगे, इतने का ये वो जो क्या होता है, वो सब जो बनाया जाता है दैट इज बजट, ठीक है। तो जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्रीज है, वो बजट अपना कंट्रोल कैसे करती हैं? तो सबसे पहले तो बजट हो गया। बजट क्या है? एक प्लान है जो भी हमारी मनी है उसको कंट्रोल करने, ठीक है, या उसको एक्सप्रेस करने का कि उसको कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है। ये प्लान जो है डिफरेंट होते हैं, मंथली भी होते हैं, वीकली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, ईयरली होते हैं, ठीक है। तो बजट का मतलब क्या है? यूजली प्लान करना, ठीक है, जो अपनी मॉनेटरी टर्म है उसको एक्सप्रेस करना, ठीक है। डेफिनेशन क्या आ गई? अ प्लान क्वांटिफाइड इज मॉनेटरी टर्म prepared and approved prior to a defined period of time, usually showing planned income to be generated and expenditure to be incurred during the period and the capital to be employed to attain a given objective, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि बजट क्या है? डिफाइन करना कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी अमाउंट लगेगी, ठीक है, उस प्लान के अकॉर्डिंग मनी को जनरेट करना, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना और कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाना। बंद कर। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बजट के? सबसे पहले तो प्लान प्लान किया जाएगा। ये क्वांटिटेटिव में होता है, यानी कि मॉनेटरी टर्म में होता है, रुपीज में हो सकता है, डॉलर में हो सकता है, हर एक एरिया के हिसाब से होता है, ठीक है। ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज, इसको कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है, एक फर्म को इसको कैसे चलाना है, कैसे प्लान करना है, वो प्रॉपर तरीका बनाया जाता है। स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, एक फ्यूचर पीरियड स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है। लाइक अगर ये 1 मंथ के लिए हो सकता है, ठीक है, 1 ईयर के लिए हो सकता है, क्वार्टर के लिए हो सकता है, तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, ठीक है। अगर हमने 1 मंथ के लिए बनाया तो बस 1 मंथ के लिए ही एप्लीकेबल है, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होएगा, ठीक है। comprehensive comprehensive itself, all the operations and the activity of an organization are including in the budget are prepared for individual डिवीजन, सेगमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। comprehensive सबके लिए अलग अलग बनाता है, यानी कि छोटा छोटा बन सकता है, एक डिपार्टमेंट के लिए अलग बन सकता है, डिवीजन के लिए अलग बन सकता है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है? The budget coordinate the various operation activity of the enterprise as take care of the problem and situation of each सब पार्ट और कंपोनेंट्स ऑफ द enterprise, ठीक है। कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर मान लो सभी डिपार्टमेंट ने अलग अलग बजट बनाया हुआ है, तो सब डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, नहीं करते? सेल्स वाले को मार्केटिंग से बात करनी पड़ती है, मार्केटिंग वाले को फाइनेंस से बात करनी पड़ती है, सबकी आपस में बात होती है, सबका बजट एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो सबको एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन करना हो। देन मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल, कंट्रोल का आप क्या मीनिंग है कि जो बजट हम बना रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर पाए, ठीक है। हम ट्राई करें कि हमारी एक्सपेंस हमेशा कम ही हो, ज्यादा ना हो। जितना हमने बजट बनाया है उससे कम ही हमारे खर्चे हो, ठीक है। कैसे ना कैसे करके हमारी पेमेंट थोड़ी सी बच जाए। स्टेप्स आ गए बजटरी कंट्रोल के। सबसे पहले एस्टेब्लिश ऑफ बजट, बजट एस्टेब्लिश करो कि कितने पैसे हैं हमारे पास, ठीक है। फिर कंपेयर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, जो भी हमने बजट बना लिया उसको अब जो परफॉर्मेंस हो रही है उसके साथ कंपेयर करो। मान लो हमने राशन का खर्चा बना लिया 5,000, और असल में जितना खर्च के आए हैं उसको कंपेयर करो कि 5,000 ही खर्च के आए हैं या उससे कम खर्च के आए हैं, उससे ज्यादा खर्च के आए हैं। तो उसको आपस में कंपेयर करते हैं ना हम घर पे आके। देन एनालाइज ऑफ वेरिएशन, जो भी ऊपर नीचे हुई है चीजें वो देखो कि क्या मैं एक्स्ट्रा ले आई, क्या नीड नहीं थी मैं फिर भी ले आई, या क्या मैं छोड़ आई हूँ, ठीक है, वो सब। टेक सुटेबल रेमेडी, उसके लिए फिर सुटेबल एक्शन लो, या तो उसको रख दो कि नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में ये नहीं लेना है मुझे, ठीक है, इसको इस तरह से यूज किया जाएगा कि ये नेक्स्ट मंथ भी चल रहा है जो आप एक्स्ट्रा ले आओ, ठीक है। ऐसे करते हैं ना हम मैनेज। देन रिव्यू ऑफ बजट, देन रिव्यू करो अपने बजट का। देन एडवांटेजेस आ गई, ये तो इजी होती है, ठीक है। एसेंशियल्स आ गए। देन क्लासिफिकेशन, बजट की क्लासिफिकेशन 3 तरह से की जा सकती है। फर्स्ट इज फंक्शनल, सेकंड इज
फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड इज टाइम। ठीक है, तीन तरीके से बजट को क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज फंक्शन। फंक्शंस के बेस पे आ गया सबसे पहले प्रोडक्शन बजट। ठीक है, प्रोडक्शन बजट क्या है? प्रिपेयर ऑफ प्रोडक्शन बजट इज मेनली डिपेंड ऑन द सेल्स बजट। प्रोडक्शन बजट किस पे डिपेंड है? सेल्स पे डिपेंड है। जितनी सेल होगी उतने प्रोड्यूस करेंगे, है ना। अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिया तो भी हमें नुकसान है, हमें नेक्स्ट ईयर के लिए संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मटेरियल एंड परचेज बजट, द बजट टेक प्लेस ओनली आफ्टर आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ फिनिशिंग प्रोडक्ट। ठीक है, और मटेरियल बजट किस पे डिपेंड करता है? फिनिशिंग प्रोडक्ट। जितने फिनिश प्रोडक्ट बनाने हैं उतना ही रॉ मटेरियल मंगवाया जाएगा। ठीक है, अगर मैंने मान लो 10 रोटी 20 रोटियां बनानी है तो मैं आधा किलो आटा मंगाऊंगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और अगर मुझे 50-60 रोटियां बनानी है तो मैं थोड़ा ज्यादा आटा मंगवाऊँ। तो क्या है ये, हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। देन सेल बजट। सेल बजट क्या है हमारा? सेल इन द नियर फ्यूचर प्रिपेयर्ड बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। सेल्स बजट क्या है? सेल्स बजट पहले ही बना दिया जाता है कि आने वाले टाइम में हमारी सेल्स जो है बढ़ने वाली है, घटने वाली है, या इतनी ही रहने वाली है, जो भी होगा वो पहले ही बजट प्लान कर लिया जाएगा, फिर उस अकॉर्डिंग ही बाकी सारी चीजें बनाई जाएगी। सेल्स ओवरहेड। सेल्स ओवरहेड यानी कि सेल्स पे होने वाले खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करना, तो उसके सारे खर्चे, उसका बजट बनाया जाएगा। लेबर बजट, लेबर को जो पे करना है हमने, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट बना रहा है उसको जो पेमेंट करनी है वो बजट बनाया जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वही हो गया मार्केटिंग के, जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग चैनल्स को। ठीक है, कभी रिटेलर को भेजना है, कभी होलसेलर को भेजना है, तो वो सब उसके खर्चे। एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी रिटर्न वर्क होएगा उसको कहीं ना कहीं लिखेंगे। ठीक है, प्रिंट करने पे खर्चा आएगा, कॉपी करने पे खर्चा आएगा। ठीक है, अपने लोगो लगाने पे खर्चा आएगा, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। देन जो भी हमने मशीनरी ली है उस पे, जो भी रिपेयर हो गई, मान लो कुछ कुछ जरूरत पड़ गई तो उसका बजट। कैश बजट। कैश कितना बिजनेस के पास अवेलेबल है, ठीक है, बिजनेस के पास कितना कैश का इनफ्लो है, कितना हमारे पास कैश इन हैंड अवेलेबल है, वो सब उसका बजट फिक्स करना। फिर आ गया फिक्स्ड बजट। फ्लेक्सिबल और फिक्स बजट में दो तरह के बजट आते हैं, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड। और एक फिक्स बजट में क्या है कि बजट अनचेंज, अब इसको चेंज ही नहीं कर सकते। मान लो आपने 10,000 बजट रख दिया तो वो 10,000 में एडजस्ट करो जैसे मर्जी, उसको हम चेंज कर ही नहीं सकते। फ्लेक्सिबल बजट जो थोड़ा सा रैशनल हो, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया, फटाफट रीड करो एक बार डिफरेंस। डिफरेंस रीड करो, समझ में आ गया? जो पॉइंट ना पता चले वो पूछ लो। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है? पढ़ लिया? देन टाइम के हिसाब से बजट आ गया। एक लॉन्ग टर्म बजट होता है, लाइक लॉन्ग टर्म यानी कि मोर देन 5 ईयर के लिए बनाया जाता है। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 ईयर के लिए बनाया जाता है। करंट यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड, जैसे कि क्वार्टर के लिए। ठीक है, और रोलिंग बजट जो चेंज होता रहता है। रोलिंग बजट क्या है? प्रोग्रेसिव बजट होता है, यानी कि जो एक चीज हमने टारगेट लिया वो फुलफिल हो गया, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, रोलिंग होता रहता है, रुकता नहीं है। मास्टर बजट क्या है? जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फंक्शंस है, सारे फंक्शन जिसमें इंक्लूड है। क्या एक बजट बनाओ जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, वो वाला मास्टर बजट। जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट यानी कि जिसके पास कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके पास प्रीवियस कोई भी बजट नहीं है जिसके हिसाब से वो नया बजट बना सके, तो वो जीरो से शुरू कर रहा है बजट बना। ठीक है, लाइक कोई पहली बार बजट बना रहा है तो वो जीरो से शुरू कर रहा है बजट। देन प्रिपेयरिंग ऑफ कैश बजट। कैश बजट क्या है? नथिंग बट एन एसेंशियल ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। जब हम कैश का रिकॉर्ड रखते हैं तो वो कैश बजट हो जाता है। ठीक है,
लाइक दिस मंथ में इतनी सेल्स हुए, मटेरियल वेजेस, ये सब कैश में। तो उन्होंने इसको सोल्यूशन निकाला इसको। ठीक है, लाइक हम फर्स्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं। एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस 1/20/2000 को कैश इतना है हमारे पास। ठीक है, स्टार्टिंग में तो मटेरियल एंड overhead are to be paid during the month following of the month of the supply. Wages to be paid during the month in which they are incurred. The term of credit sale is payment by end of the month following the month of sale. One half of the sale are paid in the next month and the half of the paid in the following. 5% sales commission is to be paid within the month following actual sales. Plant and machinery rupees 10 are installed in the month of January and payment is to be made in the month of May. Equity share call मनी ऑफ 20,000 ड्यू ऑन 1 मंथ। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस आपने देखा हमें दिया हुआ था कितने का, 10,000 का, हमने वो ले लिया। अप्रैल में बोला था, अप्रैल से स्टार्ट ही है तो हम जनवरी फरवरी मार्च नहीं लेंगे, हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। अप्रैल का लिया हमने 10,000। ठीक है, देन उन्होंने बोला क्रेडिट सेल पेमेंट एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द month of sale, one half of the sale are paid in the next month. देन डेटर्स आ गए। इक्विटी कॉल आ गई हमारी 20,000 की, कब आई थी, मई में, 1 मई में, तो मई में लिख दी। डेटर्स आ गए, ऊपर दिए हुए हैं। यहाँ पे डेटर की कोई लाइन बोली होगी उन्होंने। पेजेस आर पेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ सप्लाई। पेजेस आर पेड ड्यूरिंग द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। पेजेस उसी मंथ पे हुए हैं। द टर्म ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट पे सेल की मतलब कि हमारे पास कौन आया है, डेटर्स आए। सेल की है ना हमने, तो डेटर्स आए। सेल by the end of the month following month of sale, one of the sale are paid in the next month and the half to be paid in the following month. सेल देखो, अप्रैल की 80,000, मई की 84 और जून की 76। एक मिनट, लाइन हम छोड़ रहे हैं। हाँ जी, डेटर का कैसे बनाया उन्होंने, सेल्स का, डेटर की सेल्स का बनाएंगे। उन्होंने बोला हाफ ऑफ द सेल ना पेड इन द नेक्स्ट मंथ में हाफ जाएगी और हाफ उसी मंथ में पे होगी। तो बनाओ 50% ऑफ फैब सेल, 50% ऑफ फैब सेल 56 है, उसका हाफ कर दो, कितना आया, 28। 28 अप्रैल में। फिर मार्च का भी हाफ कर दिया सेल का। मार्च की सेल कितनी है, 64, 64 का हाफ 32, यहाँ पे आ गया अप्रैल की सेल में। देन मार्च की आगे जाएगी, मार्च की आधी मार्च में, अप्रैल में, और आधी मई में। ठीक है, फेब की मार्च में आधी और मार्च की अप्रैल में। और मार्च की अप्रैल में पे हुई ना हाफ, नेक्स्ट मंथ उन्होंने बोला हाफ विल बी द नेक्स्ट मंथ। मार्च की अप्रैल में पे हुई और फिर मार्च की मई में। ये देखो, पेड इन द नेक्स्ट मंथ एंड द हाफ पेड इज पेड ड्यूरिंग द मंथ। हाफ उन्होंने पे कर दिया, बाकी हाफ जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में कैरी करते रहे। ठीक है, तो अप्रैल में कर दी, देन मार्च और अप्रैल की मई में कर दी, अप्रैल और मई की जून में कर दी। तो तीनों की पेमेंट मिला के 60, 70 और 82 बना। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया 60,
72 और 82। ठीक है, डेटर ऐसे आए। देन इक्विटी हमें बोला ही हुआ है, तो रिसिप्ट हमारी सिर्फ इतनी बनी, यानी कि जो पैसे सिर्फ आ रहे हैं वो इतने पैसे आ रहे हैं, दोनों को ऐड कर दिया, इतना अमाउंट बन गया टोटल। देन मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल क्या बोला है, पेड ड्यूरिंग, मटेरियल एंड ओवर पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग मंथ ऑफ द सप्लाई। तो जिस मंथ हुआ है उसी मंथ फॉलोइंग सप्लाई, जिस मंथ मिला है उसके नेक्स्ट मंथ में उसको क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया मटेरियल। तो जिस मंथ सप्लाई हुआ उस मंथ देखेंगे तो 50 हमारा अप्रैल में होगा, अप्रैल का मई में होगा, मई का जून में होगा। तो 50 अप्रैल में डालो, 56 मई में डालो, 62 जून में डालो। ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट मंथ बोला सप्लाई, बोला ना, देखो फॉलोइंग द मंथ ऑफ द सप्लाई, सप्लाई के मंथ को फॉलो करेगा। तो सप्लाई का मंथ कब होगा, नेक्स्ट मंथ। देन ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट तीनों की डाल दो जितनी जितनी है, 72 ओवरहेड का, क्योंकि कोई लाइन नहीं बोली है यहाँ पे, तो ओवरहेड जैसा है वैसे ही डाल देंगे। देन कमीशन, वेजेस, सॉरी वेजेस, वेजेस क्या बोला था, आर पेड ड्यूरिंग द मंथ इन विच दे आर, उसी मंथ जिसमें दिए हुए हैं, तो उसी मंथ की डालेंगे। तो अप्रैल में जितना हुआ, मई में जितना हुआ, जून में 124 1314, तो सेम डाल दो 124 1314। ठीक है। देन कमीशन, कमीशन क्या बोला है, 5% सेल, सेल का 5% कमीशन में डाल दो, सेल का 5% निकालो और कमीशन में डाल दो। डाल दो फटाफट सेल का 5%। ठीक है, कमीशन डाल दिए 3200, 4000 एंड 4200। देन प्लांट एंड मशीनरी, देखो प्लांट एंड मशीनरी का पॉइंट बोला है 10,000 आई थी, मंथ जनवरी के मंथ में आई थी, लेकिन पेमेंट मई के मंथ में हुई, इसलिए मई के मंथ में डाल देंगे। देन पेमेंट का टोटल आ गया। देन इसमें से, यानी कि इसके टोटल में से पेमेंट का टोटल माइनस कर देंगे। ठीक है, कैश और बी दोनों को ऐड करके उसमें से ये सी माइनस कर दो, आपका इतना इतना आ गया अमाउंट। ठीक है, ऐसे ही बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये पढ़ते रहना है, पॉइंट पढ़ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। करके देखो, जो समझ में नहीं आएगा वो आप मेरे से पूछ लेना। देन नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वेंट्री क्या होता है। देन व्हाट इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री डिनोट्स फॉर द एसेट्स, ठीक है, हेल्ड फॉर सेल, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, एंड द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाई टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडर्ड ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, इन्वेंट्री किसको बोलेंगे, जो काम में लगा हुआ है, जो चीज काम में यूज हो रही है, ठीक है, जो चल रही है ऑन द स्पॉट, उस सबको क्या बोलेंगे, हम इन्वेंट्री बोलेंगे। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हुई, जो कैरी कॉस्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है, उसको रखने का कॉस्ट,
ठीक है, उस ऑर्डर देने का कॉस्ट, शॉर्टेज का कॉस्ट, जो भी हम बियर कर रहे हैं वो सब इन्वेंट्री कॉस्ट में आएगा। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट में क्या होगा, उसको होल्ड करने का आइटम को, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो उसको ऑर्डर करने की, शॉर्टेज कॉस्ट या मान लो टेम्परेरी खत्म हो गया वो मटेरियल और उस ना होने की वजह से जितना काम रुका हुआ है उसकी वजह से जो भी आ रहा है तो वो शॉर्टेज कॉस्ट होगी। देन रिस्क ऑफ होल्डिंग एक्सेसिव इन्वेंट्री, रिस्क ऑफ होल्डिंग एक्सेसिव इन्वेंट्री, रिस्क क्या है, अगर हम एक्सेसिव इन्वेंट्री अपने पास रख लेंगे तो प्राइस डिक्लाइन होने का चांस है, प्राइस कम हो गया मान लो आने वाले टाइम में इन्वेंट्री का, तो हमने फिर ज्यादा पे खरीदी थी तो हमें नुकसान हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, खराब हो जाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, आइटम नॉट गेटिंग सोल्ड, अगर वो बिके ही ना तो हमारे पे आ गया लॉस सारा। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा लगती है, उसको सामान को रखना भी तो है कहीं ना कहीं, तो रखेंगे जहाँ पे उसके भी पैसे लगेंगे। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर आ गया मान लो, ठीक है, कोई भूकंप आ गया उसकी वजह से प्रोडक्ट सारे खराब हो गए तो, ठीक है, अगर उसका इंश्योरेंस भी कराते हैं तो उसका प्रीमियम ज्यादा पड़ता है हमें हमेशा, तो उसका इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकते क्योंकि प्रीमियम ज्यादा पड़ता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, अब उसको कंट्रोल कैसे करना है, एक सिस्टम बनाना, एक रेगुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए कि कितना सामान लगना है हमें पता होना चाहिए, पूरी मेंटेनेंस के साथ चलना है। ठीक है, देन इस कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ गए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। देन इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स आ गई, टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक्स है ये सारी टेक्निक्स हैं, अगर तो इस चैप्टर में पढ़ाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको इस सारी टेक्निक्स का एक शॉर्ट फॉर्म यानी कि थोड़ा थोड़ा डाटा इकट्ठा करना होगा, आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या है। जैसे जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या है कि जब जरूरत है तभी ऑन द स्पॉट ऑर्डर कर दिया, ऑन द स्पॉट सामान ले लिया। ठीक है, तो ऐसे करके जितनी भी टेक्निक्स है इन सभी टेक्निक्स को आपको थोड़ा थोड़ा लाइंस आपको इसकी पता होनी चाहिए कि एबीसी टेक्निक क्या है। ठीक है, फिक्सिंग एंड मेंटेनेंस टेक्निक है, एटलीस्ट इसकी चार चार लाइनें आप लिख सको। देन मेथड आ गया प्राइस मटेरियल इशू का, एक तो कॉस्ट मेथड होता है, एक एवरेज प्राइस मेथड होता है, एक नोशनल प्राइस होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्राइस होना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट आता है। ठीक है, और बेस स्टॉक आता है, ये कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, देन एवरेज में क्या होता है, सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज, परसेंटेज एवरेज, मूविंग एवरेज, यानी कि सबका एवरेज निकालना। देन नोटिफाइंग में क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, इन्फ्लेटेड प्राइस, मार्केट प्राइस जो चेंज होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आ गए हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेरी इजी क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो समझो आपको फ्री के मार्क्स है कि जो जो इजी है एटलीस्ट वो तो करके जाओ। जैसे एक मैंने सबसे ऊपर पढ़ाया था कॉमन बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉमन साइज, कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रेंड एनालिसिस, ये तीन बैलेंस शीट करवाई थी। वो सबसे आसान है, अगर तो वो आती है तो भी आपको करके आना ही चाहिए, और अगर ये आती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, तो ये क्वेश्चन भी आपको करके ही आने चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस ये है 3000 यूनिट का 1 रुपीज 50 पैसे में। ठीक है, 3000 यूनिट मंगवाए, 1 रुपए 50 पैसे का एक यूनिट। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, कब है, 2 सितंबर। तो ऐसे बनेगा हमारा ये अकाउंट, डेट होएगी, रिसिप्ट होएगी, इशू होएगा और बैलेंस होएगा। सारी अमाउंट मोस्टली बैलेंस में तो सारी अमाउंट जानी ही जानी है। इशू में जब हम इशू करेंगे, जब ये बोलेंगे इशू तो इशू में डालना है, जब बोलेंगे परचेज तो रिसिप्ट में डालना है। ठीक है, तो अब पहला हमारे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस है तो पहले बैलेंस में डालेंगे 3000 यूनिट 1 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, 1 रुपीज 1.5 को 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ गया 4500। ठीक है, ये आ गया आपको ओपनिंग बैलेंस। देन नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमने परचेज किए कितने, 4000 यूनिट परचेज किए, 2 रुपए 15 पैसे के हिसाब से। अब परचेज है तो कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में के इशू में,
हाँ जी, कौन बताएगा? परचेज कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में कि इशू में? रिसिप्ट में। वेरी गुड, तो पेमेंट ये जाएगी रिसिप्ट में। तो 4,000 गुना 2.15 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास रुपये अमाउंट आ गई 8600। ठीक है, तो ये अगेन बैलेंस में जाएगा, तो फिर अगेन फिर से बैलेंस में जाएगा 4 तारीख को, फिर दोनों का बैलेंस, दोनों अमाउंट बैलेंस में चली गई। ठीक है, यानी कि बैलेंस तो रेगुलर चलता ही रहना है, हर डेट पे बैलेंस तो हमने निकालना ही निकालना। ठीक है, देन नेक्स्ट उन्होंने 5 सितंबर को इशू कर दिए, कितने? 22 यूनिट्स। अब ये अमाउंट नहीं बोली, अमाउंट क्यों नहीं बोली? क्योंकि क्या, कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ठीक है, तो सबसे कितना, कितनी इशू करने हैं? 22 इशू करने हैं। तो सबसे पहले कौन आया था हमारे पास? 1.5 वाली सबसे पहले आई थी। 1.5 सबसे पहले आया था ना बैलेंस हमारा, तो सबसे पहले जाएगा भी कौन? 1.5। तो 2200 को 1.5 के हिसाब से हमने इशू कर दिया। हमारे पास थे कितने यूनिट? 3,000। 3,000 में से 2200 दे दिए, तो कितने यूनिट बचे? 800 यूनिट। तो अब यहाँ पे बैलेंस में लिखेंगे कि 800 यूनिट हमारे पास 1.5 बचे बचे, और 4,000 वाले तो वैसे के वैसे पड़े हैं, तो वो वैसे के वैसे ही लिख दो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? देन 6 तारीख को फिर से इशू कर दिए 1600। अब 1600 इशू किए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। अब हमारे पास बचे कौन से हैं? ऊपर वाले तो पहले 800 ही बचे हैं, तो मतलब कि पहले तो 800 वाले जाएंगे। तो 1600 में 800 वाले तो दे दिया हमने 1.5 के हिसाब से। अब 1600 में से 800 काटे, कितने बचे? 800। 800 यूनिट और इशू करने हैं, तो अब वो किस में से करेंगे? 4,000 वाले में से। तो 4,000 वाले में से 800 यूनिट दे दे, कितने के रेट पे? जितने का 4 का रेट है। 4 का रेट कितना है? 2.15, तो 2.15 के हिसाब से 800 यूनिट हमने ये दे दिए। अब हमारे पास क्या बचा? ऊपर वाले यूनिट तो सारे खत्म हो गए ना, अब सिर्फ 8,000 वाले यूनिट बचे। वो कितने बचे? 8,000 में से 800 माइनस कर दो, कितने बचे? 3200 यूनिट बचे। 3200 यूनिट बचे कितने के हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए 15 पैसे के हिसाब से, यानी कि 6880 रुपीज की हमारे पास अभी सामान बचा हुआ। ठीक है, देन वो फिर बोल रहे हैं कि 11 तारीख को क्या करो? देन 8 सितंबर को 2,000 यूनिट फिर से इशू कर दो, 2,000 फिर से दे दो। अब कितने बचे थे हमारे पास? 3200। 3200 में से 2,000 दे दिए, कितने बचे? 1200। 1200 यूनिट अब हमारे पास बच गए। देन परचेज किए 4800 यूनिट्स, 4800 यूनिट 2.5 के हिसाब से वो डाल दिए। देन इधर कितना रहेगा? एक तो 1200 यूनिट 2015 के हिसाब से, 215 के हिसाब से, फिर 4800 यूनिट 25 के हिसाब से। ठीक है, देन इशू किए 1800 यूनिट। 1800 करने हैं, ऊपर वाले सिर्फ 1200 बचे हैं, तो पहले 1200 दे देंगे, फिर नीचे 4800 में से 600 दे देंगे, टोटल 1800 यूनिट दे देंगे। अब 4800 वाले में से कितने बचे? सिर्फ 4200 यूनिट्स बचे। देन फिर से परचेज बोल दिया उन्होंने 5,000 यूनिट का, फिर हमने 5,000 यूनिट परचेज कर लिए 2.85 के हिसाब से। ठीक है, इतनी अमाउंट आ गई। तो अब हमारे पास कौन कौन से यूनिट बचे? एक तो 42 वाले यूनिट बचे, और एक जो अभी हमने 5,000 वाले खरीदे हैं वो बचे। देन 1600 इशू कर दिए दोबारा से, तो किसमें से करेंगे? फर्स्ट इन वाले में से। तो फर्स्ट कौन आया था? 42 वाला पहले आया था, तो 42 वाले में से 1600 यूनिट दे दी। 1600 दे दिए, तो हमारे पास कितने बने? 2600 बचे। देन वो कह रहे हैं 2600 और यूनिट दे दिए, और 1400 और यूनिट दे दिए। 2600 तो पुराने वाले दे देंगे, और 5,000 में से 1400 दे देंगे, कितने बने? 3600 बचे। देन 1,000 यूनिट उन्होंने और ले लिए। अब 3600 और 1,000 यूनिट हो गए हमारे पास। फिर 1200 देने हैं, तो 3600 में से 1200 दे देंगे, 2400 बचे। 1,000 वाले वैसे के वैसे ही पड़े हैं। फिर 600 देने हैं, तो फिर 2400 वालों में से 600 दे देंगे, 1,800 वैसे के वैसे ही पड़े। तो इन द एंड हमारे पास 1,800 यूनिट वाले बचे 2.85 के, और 1,000 यूनिट बचे 3 रुपए। इन शॉर्ट हमारे पास टोटल 28 यूनिट बचे, और अमाउंट कितनी है? 5130 प्लस
3000, अमाउंट कितनी हो गई 8130। क्लियर है, समझ में आया। इसी तरह लास्ट इन लास्ट आउट है, यानी कि जो लास्ट में आया है, जैसे कि ये देखो पहले 1200 वाला था, फिर 800 का नया आ गया। अब जब हमने इशू करना है तो पहले 1200 वाला नहीं देना, कौन सा देना है, 800 वाला देना, लेकिन यानी कि जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आने वाला पहले जाएगा। ठीक है, ये भी आप सॉल्व करके देखोगे, देन आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप मेरे को बताना, अगर जो नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, क्लियर है चैप्टर। एनी डाउट? हाँ जी, क्लियर है आज के दोनों चैप्टर। ओके, वेरी गुड। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, अगर आपका कैश फ्लो के क्वेश्चन नहीं होते आपसे तो कोई बात नहीं, बट ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट जरूर करके जाना, क्योंकि ये शॉर्ट में आ जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, तो अगर आ जाता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बहुत ईजी है। ठीक है, एक लेंथी क्वेश्चन लिखने से तो ईजी है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए एक बार ये कर देख के पढ़ के जरूर जाना।